नमस्कार, न्यूज नाइट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरेंद्र। आज जाने माने अभिनेता धर्मेंद्र का निधन हो गया। अपने लगभग 6 दशक के फिल्मी करियर में उन्होंने 300 से ज्यादा फिल्मों में काम किया था। आज उनके जाने के बाद पूरा देश शोक की लहर में है। धर्मेंद्र के योगदान पर दिखाएंगे विस्तार से खबर। होगी चर्चा बंगाल में SIR पर छिड़े सियासी घमासान की। दिखाएंगे खबर कि कैसे अर्बन नक्सल का एक नया चेहरा दिल्ली में देखने को मिला है। बताएंगे अयोध्या में कैसी चल रही है कल होने वाले ध्वजारोहण कार्यक्रम की तैयारी। इसके अलावा भी होंगी देश दुनिया की हर जरूरी और महत्वपूर्ण खबर। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। नहीं रहे ही मैन धर्मेंद्र, 89 साल की उम्र में ली आखिरी सांस। मुंबई में परिवार ने किया अंतिम संस्कार। शोक में डूबा देश। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री ने जताया शोक। अयोध्या में श्री राम मंदिर निर्माण कार्य के पूरा होने के प्रतीक के तौर पर कल प्रधानमंत्री मोदी मंदिर के शिखर पर फहराएंगे ध्वज। समारोह की तैयारियां पूरी। SIR पर बंगाल में जारी है घमासान। ममता ने फिर लिखी चुनाव आयोग को चिट्ठी। ममता पर बीजेपी का पलटवार। संदेश खाली में TMC के ब्लॉक लेवल एजेंट BLA गिरफ्तार। दिल्ली के इंडिया गेट पर प्रदूषण पर प्रदर्शन के दौरान नक्सली को समर्थन के मसले पर बीजेपी का वार। कहा इनके दिमाग में मार्क्स और माओ का प्रदूषण। 5 प्रदर्शनकारी 2 दिन की न्यायिक हिरासत में। नौसेना को मिला नया योद्धा। साइलेंट हंटर एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट माहे हुआ शामिल। समुद्री सुरक्षा होगी और ज्यादा मजबूत। आज की बड़ी खबर से करते हैं शुरुआत। जाने माने फिल्म कलाकार अभिनेता धर्मेंद्र का आज निधन हो गया। 89 वर्ष की उम्र में उन्होंने आज अंतिम सांस ली, जिसके बाद मुंबई में उनका अंतिम संस्कार किया गया। धर्मेंद्र के परिजनों सहित फिल्म जगत के तमाम दिग्गज धर्मेंद्र के अंतिम संस्कार में शामिल हुए। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके निधन पर दुख जताया और कहा कि उनका जाना एक अपूरणीय क्षति है। धर्मेंद्र बीते कुछ समय से बीमार चल रहे थे। 300 से ज्यादा फिल्मों में पर्दे पर अपनी अदाकारी से असर छोड़ जाने वाले ही मैन, जिन्होंने हमेशा दर्शकों से कहा कि अगर तुम भुला ना दोगे सपने ये सच ही होंगे, हम तुम जुदा ना होंगे। लेकिन अपने 90वें जन्मदिन को मनाने से ठीक पहले दर्शकों के दिलों में अपनी यादों का कारवां छोड़कर चले गए महान अभिनेता धर्मेंद्र। 89 साल की उम्र में धर्मेंद्र ने सोमवार दोपहर अपने घर में अंतिम सांस ली। उनकी मौत से न सिर्फ उनका परिवार बल्कि पूरा सिनेमा जगत सदमे में है। मुंबई के विले पार्ले श्मशान घाट में उनका अंतिम संस्कार किया गया। धर्मेंद्र की पत्नी हेमा मालिनी अपने पति को अंतिम विदाई देने के लिए श्मशान घाट पहुंची। बेटी ईशा देओल भी अपने पिता के अंतिम दर्शन करने के लिए श्मशान घाट आईं। बॉलीवुड के कई बड़े स्टार्स भी धर्मेंद्र को अंतिम विदाई देने के लिए श्मशान घाट पहुंचे। हिंदी सिनेमा के दिग्गज अमिताभ बच्चन, अभिषेक बच्चन, सलमान खान, सिद्धार्थ रॉय कपूर समेत तमाम सितारे श्मशान घाट पहुंचे। लंबे समय से बीमार चल रहे धर्मेंद्र को सांस लेने में दिक्कत थी और उनका स्वास्थ्य लगातार बिगड़ रहा था। उन्हें ब्रीच कैंडी अस्पताल में नियमित जांच और उपचार के लिए भर्ती कराया गया था। अस्पताल में कुछ दिनों तक इलाज के बाद उनकी हालत में हल्का सुधार हुआ और उन्हें घर ले जाया गया ताकि परिवार के बीच उनका इलाज किया जा सके। धर्मेंद्र के घर पर उनकी देखभाल के लिए विशेष व्यवस्था की गई थी, लेकिन उनका स्वास्थ्य लगातार कमजोर होता गया और आखिरकार सोमवार को उन्होंने आखिरी सांस ली। उनके निधन की खबर सुनते ही देश में शोक की लहर दौड़ गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता धर्मेंद्र के निधन पर दुख जताया है। राष्ट्रपति कार्यालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा, भारतीय सिनेमा की एक बड़ी हस्ती के तौर पर वह अपने पीछे एक ऐसी विरासत छोड़ गए हैं जो कलाकारों की नई पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी। उनके परिवार, दोस्तों और चाहने वालों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट कर लिखा, धर्मेंद्र जी के जाने से भारतीय सिनेमा में एक युग का अंत हो गया है।
वह एक आइकॉनिक फिल्म पर्सनैलिटी थे, एक जबरदस्त एक्टर थे जो अपने हर रोल में चार्म और गहराई लाते थे। जिस तरह से उन्होंने अलग अलग रोल किए, उसने अनगिनत लोगों के दिलों को छुआ। वे अपनी सादगी, विनम्रता और प्यार के लिए भी उतने ही जाने जाते थे। इस दुख की घड़ी में मेरी दुआएं उनके परिवार, दोस्तों और अनगिनत फैंस के साथ हैं। ओम शांति। देश भर से तमाम लोगों ने ही मैन के लिए शोक संदेश दिया और उनको याद किया। निश्चित रूप से उनके जाने से हमारे चित्रपट सृष्टि का बड़ा नुकसान भी हुआ है। भगवान उनके आत्मा को शांति दे। धर्मेंद्र जी हमारे मतलब बहुत ही बड़े हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के कलाकार थे और एक बहुत बड़ा कलाकार था और उनको मैं आदरांजलि अर्पित करता हूँ। सारा देश अभी शोकमय है। वो न कि सिर्फ हमारे बल्कि हमारे माता पिता से लेकर बहुत पुराने जमाने से बहुत ही लोकप्रिय कलाकार रहे हैं। हम उनकी आत्मा की शांति करते हैं। He's been a wonderful artist। जब मुझे अभी पता लगा तो उनकी सारी फिल्में याद आ रही थी। So all we can say is, such is life। धर्मेंद्र का करियर हिंदी सिनेमा में लगभग 6 दशकों का रहा है। उन्हें बॉलीवुड का ही मैन कहा जाता था। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत 1960 में फिल्म दिल भी तेरा हम भी तेरे से की थी। इसके बाद उन्होंने शोला और शबनम, अनपढ़, बंदिनी, पूजा के फूल, हकीकत, फूल और पत्थर, अनुपमा, खामोशी, प्यार ही प्यार, तुम हसीन मैं जवां, सीता और गीता, यादों की बारात और शोले जैसी यादगार फिल्मों में काम किया। धर्मेंद्र ने दमदार अभिनय के दम पर दर्शकों के दिलों में खास जगह बनाई। उन्होंने अपने करियर में कई पुरस्कार भी जीते। साल 2012 में उन्हें भारत सरकार के तीसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। धर्मेंद्र हिंदी सिनेमा के उन चंद सितारों में से एक थे जिन्होंने न सिर्फ पर्दे पर अपनी दमदार मौजूदगी से दर्शकों के दिलों पर राज किया, बल्कि अपनी सादगी, संघर्ष और अटूट मेहनत से एक मिसाल कायम की। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो एक युग का खत्म होना, अलविदा ही मैन अपने आप में एक ऐसी शख्सियत जिसके जाने के बाद आज पूरा देश शोक की लहर में नजर आ रहा। जल्दी से कुछ आपको तथ्यों के बारे में बताते हैं कि जो इतने जाने माने अभिनेता धर्मेंद्र के साथ जुड़े रहे हैं। बॉलीवुड में लगभग 6 दशक का एक लंबा फिल्मी करियर उनका रहा। जल्दी से तथ्यों को अगर हम बात करें तो आपको बताएं कि लगभग 300 से ज्यादा फिल्मों में उन्होंने काम किया और ये अपने आप में बहुत बड़ी संख्या है। 1960 में दिल भी तेरा हम भी तेरे जैसी फिल्म के साथ में उन्होंने एक तरीके से करियर की शुरुआत की थी। 1960 के दशक में एक्शन फिल्मों के लिए उन्हें ही मैन के उपनाम से जाना गया और एक तरीके से उन्होंने एक नई प्रकार की रवायत भी फिल्मी जगत में शुरू की। हिंदी, पंजाबी और बंगाली फिल्मों में धर्मेंद्र जी ने काम किया था और लंबे समय तक उन्होंने तमाम अलग अलग क्षेत्रों में इसमें काम करके उन्होंने शोहरत कमाई। शोला और शबनम, अनपढ़, बंदिनी जैसी सुपरहिट फिल्में उनके करियर में तमाम चुनिंदा तरीके से गिनी जाती है। तो इसी तरीके से बात की जाए पूजा के फूल, हकीकत, अनुपमा से उन्हें स्टारडम मिला और उसके बाद उन्होंने एक नए मुकाम और पहचान को हासिल किया। इसी तरीके से अगर बात की जाए खामोशी, प्यार ही प्यार, सीता और गीता जैसी सुपरहिट फिल्मों ने उनके करियर को और एक नए मुकाम तक पहुंचा दिया और दर्शकों का भरपूर प्यार उनको इन तमाम फिल्मों के माध्यम से मिलता रहा। इसी तरीके से अगर बात की जाए यादों की बारात और शोले जैसी फिल्मों में यादगार अभिनय आज भी पीढ़ियों के मनों पे या कहा जाए दिलो दिमाग में छाया हुआ है। उनकी इन तमाम फिल्में और उनके द्वारा निभाया गया ये किरदार लगातार इसी प्रकार से यादों की बारात और शोले फिल्मों का जो यादगार अभिनय है वो आज भी लोग याद करते हैं और इन फिल्मों को आज भी लोग देखते हैं तो तरोताजा महसूस करते हैं। एक्शन, कॉमेडी, रोमांस के बेताज बादशाह के तौर पर उन्होंने तमाम अलग अलग किरदारों को निभाया और हर किरदार में अपनी एक अमिट छाप उन्होंने छोड़ी है। रियलिटी शो इंडियाज गॉट टैलेंट के तीसरे सीजन के तौर पे उन्होंने जज की भूमिका भी निभाई थी, तो रियलिटी शो में भी उन्होंने अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। फिल्मी करियर के अलावा राजनीति में भी उन्होंने हिस्सा लिया और वो सांसद बने थे बीकानेर से और उसके बाद उन्होंने संसद तक की अपनी पारी को खेला था और अपने आप में एक सांसद होना ये दिखाता है कि आपकी स्वीकार्यता तमाम तरीके से किस तरीके से महत्वपूर्ण तरीके से है। तो अपने आप में महत्वपूर्ण कि आखिर एक युग का अंत होना अपने आप में ये एक बड़ी बात हो। अलविदा ही मैन इस विषय पे बात करने के लिए हमारे साथ में दो खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुभाष कही जी हैं हमारे साथ में, इसके अलावा जाने माने फिल्म निर्माता सर बहुत स्वागत है, और मुकेश खन्ना जी जाने माने अभिनेता, सर आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सुभाष जी, शुरुआत इस बात को लेकर क्योंकि एक फिल्म के पर्दे के तौर पर
धर्म जी को जानना एक अलग बात है, लेकिन एक व्यक्तिगत तौर पे आपने उनके साथ काम भी किया है और फिल्म जगत से आप आते हैं। क्या आज उनके जाने के बाद में एक व्यक्ति के तौर पर उनकी उस शख्सियत के बारे में आप कहना चाहेंगे जो उन्होंने 6 दशक के फिल्मी करियर में जिया, उसके अलावा एक इंसान के तौर पर एक मिसाल छोड़ के गए? सुभाष जी। धर्म जी को मैं तब से जानता हूं जब मैंने पहली फिल्म कालीचरण के बाद दूसरी फिल्म बनाई थी क्रोधी। तो मैंने उनको कहानी सुनाई थी, उनको कहानी इमीडिएटली पसंद आई और उन्होंने कहा कि तुम बहुत अच्छे डायरेक्टर बनोगे एक दिन। और उसके बाद मेरा उनके साथ प्रेम और प्यार इतना रहा, बनता रहा कि जब भी वो मिलते थे, इसी हमारी पूरी इंडस्ट्री जानती है धर्म जी के बारे में कि 2 चीजें हैं वो हमेशा बोलते, आई लव यू, आई लव यू, खुश रहो, खुश रहो। तो हम जब इसका मतलब करते हैं तो इसका मतलब हम समझते हैं कि धर्म जी की बात है। अब आप सुनिए कि उनके अंदर सबके लिए सम्मान, सबके लिए प्यार, यंगस्टर हो, नया न्यू कमर हो, स्टार हो, बड़ा स्टार हो। अभी हमारे दिलीप साहब का जब इंतकाल हुआ जी, और जब हम लोगों ने सेलिब्रेट किया विस्लिंग वुड के अंदर, तो सबसे पहले धर्म जी खुद आए। हालांकि हमने उनको इनवाइट नहीं किया था, पर उनको इतने बड़े फैन थे दिलीप साहब के। सुभाष मैं आ रहा हूँ जी, दिलीप साहब का हो रहा है, और उन्होंने अपनी स्पीच में रोने लगे। वो अपने सब बच्चों को समझाया कि क्या दिलीप कुमार जो थे वो क्या थे, और उनकी क्वालिटीज अगर मैं आधी से भी ज्यादा ले सकता तो मैं अपने आप को बड़ा भाग्यवान समझता था। बिल्कुल, एक अपने आप में बड़ी शख्सियत का। जब भी जी दिखा है जी, बड़े और छोटे आदमी के सामने, आई थिंक ऐसा इंसान तो मैंने नहीं देखा। जो एक्टर्स होते हैं उनकी अपनी समस्याएं होती हैं, जैसे राजनीति की होती हैं, ब्यूरोक्रेट्स की होती हैं, लॉयर्स की होती हैं, लेकिन एक्टर्स को भी मैंने बड़े क्लोजली देखा है सबको 50 साल से। जी, मैं ये कह सकता हूँ कि ही वॉज वन ऑफ द फाइनेस्ट ह्यूमन बीइंग, फाइनेस्ट। बिल्कुल, बहुत बहुत बड़ी बात सर आप कह रहे हैं, क्योंकि इसमें कोई दो राय, एक एक्टर होना बेहतरीन, उसके साथ उससे भी बेहतरीन इंसान होना और अपने पीछे एक बहुत बड़ी लेगेसी छोड़ के जाना। मुकेश खन्ना जी भी हमारे साथ मौजूद है। मुकेश जी, आपने भी एक लंबा समय उनके साथ न सिर्फ रुपहले पर्दे पे बिताया, एक इंसान के तौर पे भी आप उनको जानते रहे हैं। किस तरह से याद करेंगे आज उनके जाने के बाद एक युग का अंत हुआ है? मुकेश जी। देखिए, मैं तो यही बात करूंगा कि पूरे हमारी इंडस्ट्री ने एक बहुत ही प्यारा इंसान खो दिया है। एक ऐसा इंसान जो स्टार से ज्यादा बड़ा इंसान था। हमारे यहाँ स्टार तो बहुत मिल जाएंगे आपको, डजनों मिल जाएंगे, लेकिन उसमें से कितने लोग इंसानियत के लेवल पर भी उतने ही बड़े स्टार हैं, वो आपको कम मिलेंगे। धर्म जी के बारे में एक बात बोलना बहुत बहुत ही मायने रखता है कि कितनी भी ऊंचाई पर उठने के बाद भी वो जमीन पर रहे हैं। क्यों लोग उन्हें पसंद करते हैं? पंजाब का बंदा ये बोलता है सड़ा परा है। मैंने एक बार, बॉबी देओल ने मुझे एक बात कही थी, मुकेश, एक बार मैं अपने कमरे से बाहर निकला तो एक लड़का मेरे 2nd फ्लोर बंगले में घूम रहा था। बंदा बोला, भाई कौन है तू? बोला, ओ जी असी जी पंजाब से आए हैं, ऐसी परा अपने धर्म जी ने मिलने आए हैं। इसी उनका घर पूरा खुला हुआ था। कहते हैं मेरा घर में कोई भी अलाउड था आने के लिए। कौन करता है सर आज का एक्टर? कौन एक्टर करता है? आज हम सिक्योरिटी में जीते हैं, आज हम पूरे के पूरे बुलेट प्रूफ कारों में घूमते हैं, हमारे इर्द गिर्द कमांडोज घूमते हैं, बाउंसर्स घूमते हैं। ये एक ऐसे इंसान थे जो जितने अच्छे एक्टर थे उतने ही अच्छे इंसान भी थे। और मैंने उनके साथ 6 फिल्में की हैं। मैंने उनको करीब से देखा है और उनका ये मैंने आपको कहा है कि मुझे ये बहुत टच कर गया है। एक बार मुझे याद है कि मैं फिल्मिस्तान में हम शूटिंग कर रहे थे। आजकल के तो वैन होते नहीं थे उस जमाने में, ट्रंक बिछाकर उसके ऊपर चाय वाय पी के हम लोग बातें कर रहे थे। अंधेरा छा गया था। एक इंसान अचानक, एक शख्स आया, बोला, सर आई एम वेरी बिग फैन ऑफ यू सर। सर मैं बंगाल से आया हूँ सर। सर 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 कैन आई हग यू? अब देखिए, ऑटोग्राफ मांगना एक बात होती है, फोटोग्राफ मांगना एक बात होती है, मैं गले मिल सकता हूँ, बहुत बड़ी बात थी। हम लोग भी चौंके तो धर्मपाजी उठ गए और जाके गले मिले। उनके बॉडीगार्ड ऐसे हो गए, जाके गले मिल के, और वो आदमी तो भैया मैं सोचता हूँ जिंदगी भर याद रखेगा। आके बैठ गए नीचे। मैंने कहा, पाजी आपकी यही बात मुझे बहुत पसंद है। क्या कहा उन्होंने? मुकेश, प्यार वंडोगे नहीं तो प्यार मिलेगा कहां से? सब कौन बोलता है ऐसा? कौन करता है? बिल्कुल सच बात है। प्यार जी,
प्यार बांटने से बांटोगे बढ़ता है, और नहीं। ये शायद जीकर दिखाने वाले उन तमाम चंद लोगों में से एक धर्मेंद्र जी थे, इसमें कोई दो राय। इन तमाम किस्से आज लगातार लोग बात कर रहे हैं सुभाष जी, क्योंकि अपने संघर्ष के समय में जिन लोगों के साथ में शुरुआती समय में धर्मेंद्र जी ने काम किया, पूरी जिंदगी यारी निभाई, दोस्ती निभाई, तमाम किस्से आज इस वक्त सोशल मीडिया पे छाए हुए हैं। एक ऐसा जिंदा दिल इंसान जिसने रिश्तों को जिया है, वो प्रोफेशनलिज्म को कम जिया है, रिश्तों को ज्यादा जिया है। सुभाष जी, मैं आपको एक कहानी बताऊं, जो मुकेश जी ने कहा वो बिल्कुल सही है कि ये बात कुछ 60s की है, 1960s की। जब मैं उनके घर जाता था, जब मैं फिल्म बना रहा था, तो घर में बहुत रौनक रहती थी। उनकी मिसेस जो थी, उनके फादर भी थे, सब लोग थे। तो उनके घर में मैंने एक बात जो सुनी कि एक बंदा आया और वो उनके फादर को पैरीपोना करने लगा, मतलब 5 छूने लगा। तो वो बंदा कौन है साहब, किसी को पता नहीं। सब उन्होंने आशीर्वाद दिया, बोले ये 10 दिन से हमारे घर में ही ठहरा हुआ है। बोला लेकिन कौन है ये? बोले जी हमारे गांव से आया है। इसने गांव में बोला, तो ये गांव में से आके इधर ठहरा हुआ है। और सब लोग ये समझते रहे कि एक दूसरे का रिश्तेदार है, कहीं ना कहीं बच्चा आया होगा। तो सब ने उनको अब खाना वाना खिलाया, अच्छा घर दिया, अच्छा कमरा दिया, और वो विदा लेके चल दिया। तो ऐसी भी कहानियां लगती हैं अगर आप देखें आज के टाइम में। एक अनजाना आदमी भी आपके घर में आके आप उसको घर की तरह समझें कि भाई इतने रिश्तेदार हैं, तो ये भी आया होगा बेचारा, इसको भी अच्छा खाना मिलना चाहिए, अच्छी इज्जत होनी चाहिए। ये कहानियां हैं, अभी काल्पनिक कहानियां हैं, जो मैंने खुद अपनी आंखों से धर्म जी के घर में देखा होते हुए। बिल्कुल। मुकेश जी, ऐसा कोई और किस्सा जो क्योंकि उनसे जुड़ा हुआ आपकी यादों में हो, आज आप याद करना चाहते हो? देखिए, मैंने 6 से 7 फिल्में की हैं उनके साथ। मैंने तहलका किया है, मैदान जंग किया है, मैंने पुलिस वाला गुंडा। मैंने एक ऐसा एक्टर देखा है जो आत्मीयता से भरा हुआ है। उनकी स्माइल इतनी एंडियरिंग स्माइल होती थी कि उनको देखकर आपके अंदर पॉजिटिव फीलिंग आती थी, और ऐसी ऐसी बातें कर जाते थे, बैठ के बातें करते थे। बहुत से किस्से हैं, मैं तो किस्से सुनाने बैठूं तो बहुत हैं। सुभाष जी भी ऐसे कह रहे हैं कि उनके तो किस्से भरे पड़े हैं। एक छोटी सी इंटरेस्टिंग बात बताऊंगा। मैं शक्तिमान करता था उस जमाने में, और शक्तिमान ऑन एयर था उस जमाने में। मैं धर्मजी से शूटिंग भी कर रहा था। मेरा एक सीन था जिसके अंदर मैं अकलूज में शूटिंग की थी शक्तिमान। वहां पर 30,000 बच्चों के साथ हम लोगों ने उस गांव में शूटिंग की थी। और वो नेक्स्ट डे मैं शूट कर रहा था, तो मेरे को बोलते हैं माया तू कर क्या रहे सी, तू इतने सारे बच्चों के बीच में तू कर क्या रहे सी। मैंने कहा वो इसका सीन है, शक्तिमान जो है बच्चों के साथ बच्चों को बचाता रहता है। पता है क्या कहा उन्होंने? मुकेश कुछ कर ले कि तू बता दे कि शक्तिमान का कुंभ के मेले में उसका एक भाई बिछुड़ गया था, और फिर तू मुझे भाई बना के लेकर आ। मैंने हंसा जोर से। मैंने कहा व्हाट अ थिंग। मैंने कहा हमारी तो बहुत गौरव की बात होगी। मैं अगर पुश भी करता तो वो आ जाते, लेकिन मैंने कहा बहुत बड़ी बात है सर, ये कोई एक्टर नहीं करता सर। ये हमारे यहाँ सब स्टार्स हैं, अपने अपने ऑरा में रहते हैं। और मैं हमेशा कहता हूँ कि आप जितना ऊपर जाओगे और जमीन से जितना ऊंचा रहोगे, जब वापस आओगे तो आपको जमीन नहीं मिलेगी। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं जी। सही बात आपने कही कि सितारा कितना बड़ा हो जाए, लेकिन वो जमीन पे रहने वाले सितारे के तौर पे एक अमिट छाप छोड़ के गए हैं। वक्त बहुत चाहिए उनके बारे में किस्सा बातें करने को लेकर, यादें ताज़ा करने को लेकर, लेकिन अपने आप में थोड़ा वक्त बहुत सीमा है। बहुत बहुत शुक्रिया सुभाष जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। मुकेश जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए, और धर्मेंद्र जी को आज के इस दिन पे याद करना, क्योंकि लगभग 6 दशक के फिल्मी करियर के बाद में वो बहुत कुछ लेगेसी छोड़ के गए हैं। तमाम समय चाहिए उस पर बात करने के लिए। फिलहाल यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक उस पर जब वापस आएंगे तो खबर दिखाएंगे कि अयोध्या में ध्वजारोहण की तैयारी को लेकर किस प्रकार से हो रही है वहां पे शुरुआत और तैयारी। इस खबर पर विस्तार से नजर छोटे से ब्रेक के बाद। क्या आपको है आकर्षक बचत विकल्पों की तलाश? LIC प्रस्तुत करता है नवजीवन श्री सिंगल प्रीमियम प्लान। एक मुश्त प्रीमियम राशि जमा करें, जीवन बीमा कवर का आनंद उठाएं, परिपक्वता पर गारंटीकृत निश्चित राशि प्राप्त करें, तरलता विकल्प भी उपलब्ध। अभी खरीदें। मौजूदा पॉलिसी धारकों के लिए आकर्षक छूट, नियम और शर्तें लागू। बढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। वाह,
गाय तुम्हारी माता है ना? तो पशुहार के नाम पर जहर क्यों खिलाता है? अनसंड हटा, दिल से खिला, सिर्फ कपिला, देश का नंबर 1 पशु आहार। कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित भारत। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। अयोध्या के राम मंदिर में कल ध्वजारोहण के अनुष्ठान का एक बृहद और बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है। मंदिर निर्माण के बाद कल होने वाले इस समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित तमाम गणमान्य लोग शामिल होंगे। इस समारोह में देश भर से करीब 7,000 विशेष मेहमान आमंत्रित किए गए हैं। राम मंदिर पर जिस ध्वज को फहराया जाएगा उसको भी विशेष प्रकार से तैयार किया गया है। कल होने वाले कार्यक्रम को लेकर अयोध्या में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, तो अवध नगरी भी बहुत सुंदर तरीके से, विशेष तरीके से सजाई गई है। भगवान राम की नगरी अयोध्या धाम एक और ऐतिहासिक अवसर की गवाह बनने जा रही है। सबको इंतजार है मंगलवार के उस पल का जब भव्य श्री राम मंदिर पर धर्म ध्वजा फहराई जाएगी। सरयू तट पर बसे अयोध्या धाम में सड़कों पर रामधुन बज रही है। चारों ओर भजन कीर्तन की ध्वनि सुनाई दे रही है। इस विशेष अवसर के लिए पूरी अयोध्या नगरी को विशेष रूप से सजाया गया है। श्री राम मंदिर पर धर्म ध्वजा 191 फीट की ऊंचाई पर फहराई जाएगी। धर्म ध्वजा 22 फीट लंबी और 11 फीट चौड़ी होगी। इस धर्म ध्वजा का वजन 2.5 किलो होगा। ये भगवे रंग का है। भगवा रंग भारतवर्ष में त्याग का प्रतीक है। इसके अंदर एक वृक्ष अंकित किया गया है। इस वृक्ष का नाम कोविदार है। कोविदार महाराजा दशरथ के राज्य का ध्वज के ऊपर लगा हुआ प्रतीक चिन्ह है। इस ध्वज पर एक सूर्य बनाया गया है। राम सूर्यवंशी है। सूर्य के बीच में ओम अंकित है। ओम भगवान के मुख से निकला हुआ पहला अक्षर है, इसलिए ओंकार ये ध्वनि भगवान की वाणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ध्वजारोहण समारोह में शामिल होंगे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत और अयोध्या के विभिन्न वर्ग से जुड़े लोग भी इस अवसर पर मौजूद रहेंगे। श्री राम मंदिर में जो पताका फहराया जाएगा वो लगेगा कि पूर्ण रूप से कंप्लीट हो गया। अब हम लोग सनातन धर्म से कंप्लीट जुड़ चुके हैं। बहुत प्रसन्नता है, उल्लास है और हम लोग इसमें शामिल हो रहे हैं। ये बहुत खुशी की बात है। और मोदी जी आने वाले हैं तो हमको इतना अच्छा लग रहा है ना, और आज इतना दर्शन मतलब इतना अच्छा हुआ है ना कि मन भर गया हमारा। हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं जो अयोध्या की धरती पे कदम रखने का हम लोग को मौका मिला। हम लोग कृतार्थ हो गए। यहाँ पे आया और देखा, मन भर गया। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। हम खुद रामानंदी हैं तो हम तो बहुत ही उत्साहित हैं कि पताका लहराई जाएगी पीएम साहब के द्वारा। जय श्री राम, जय श्री राम। बोलो सियावर रामचंद्र की, बोलो पवन पुत्र हनुमान की। ध्वजारोहण समारोह को लेकर पूरी अयोध्या नगरी में उत्सव का माहौल है। भव्य श्री राम मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण इस बात का प्रतीक है कि मंदिर अब संपूर्ण हो चुका है। 25 नवंबर 2025 वो तारीख है जो पौराणिक नगरी अयोध्या के इतिहास में दर्ज होने जा रही है। भव्य राम मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वजा लहराई जानी है और तमाम गणमान्य लोग इस कार्यक्रम के हिस्सा बनने वाले हैं। जाहिर है दुनिया भर के करोड़ों लोगों को, करोड़ों राम भक्तों को इस दिन का इंतजार था। अब वो समय आ गया है जब एक नई तारीख विशेष तौर पर इतिहास में दर्ज होने वाली है। अयोध्या
25 नवंबर में क्या कुछ हुआ था, इसके लिए भी अब याद की जाएगी। आशुतोष शुक्ला और निखिल सिंह के साथ शैलेंद्र मिश्र की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और यहाँ पर एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के उस पार जब वापस आएंगे तो खबर दिखाएंगे कि एसआईआर पर संग्राम, ममता का क्या है नया प्लान, क्योंकि बंगाल में सियासत गरमाई हुई है। इस खबर पर विस्तार से नजर छोटे से ब्रेक के बाद। दिल्ली में श्री गुरु तेग बहादुर जी की 350वीं शहीदी दिवस का आयोजन। दिल्ली करेगी श्री गुरु तेग बहादुर जी की शहादत को नमन। संग्रहालय में दुर्लभ चित्र और दस्तावेज बताएंगे श्री गुरु जी की गाथा। लाइट एंड साउंड शो में उभरेगा उनका अदम्य साहस और बलिदान। टेंट सिटी और 24 घंटे लंगर का पूर्ण इंतजाम। श्री गुरु तेग बहादुर जी के जीवन से मिलता धर्म और इंसानियत का पैगाम। आइए जुड़े उनके जीवन आदर्श के सम्मान में 23 से 25 नवंबर लाल किला मैदान में। आप सभी इस पवित्र आयोजन का हिस्सा बने, गुरु साहब के चरणों में नमन करें और उनके अमर संदेश मानवता, त्याग और सद्भावना को अपने जीवन में अपनाएं। सारियानु जी आयानु। पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन की सौगात है। एक नहीं, दो नहीं, ये 5 साल तक की बात है। मुफ्त में आपको अन्न मिलेगा, हर परिवार हर मंथ मिलेगा, कहीं भी किसी भी राशन की दुकान से मिलेगा। ये मोदी की गारंटी है। जी हाँ, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 1 जनवरी 2024 से आने वाले 5 सालों तक गरीब और अंत्योदय परिवारों को हर माह मुफ्त राशन मिल रहा है। मुसीबतों की छुट्टी, मोदी की गारंटी। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। पता है, लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कॉल सेंटर का स्टेडी जॉब क्यों छोड़ा। आई वॉन्टेड मोर आउट ऑफ लाइफ। बस मैंने अपना स्टार्टअप शुरू किया। जानना चाहोगे कैसे? Then start up your own business as an LIC agent. यहाँ सब कुछ है, great products, zero investment, leading organization and unlimited opportunities. तो क्या आप तैयार हैं? LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। और बात एसआईआर की। बिहार के बाद अब बंगाल एसआईआर को लेकर नया सियासी अखाड़ा बन गया है। ममता बनर्जी और उनकी पार्टी टीएमसी लगातार एसआईआर का विरोध कर रहे हैं, तो बीजेपी ने एसआईआर का खुलकर समर्थन किया है। बंगाल में जिस तरह से हजारों घुसपैठियों के वापस जाने की तस्वीरें सामने आ रही हैं और कई टीएमसी नेताओं के बीएलओ पर दबाव बनाने के वीडियो वायरल हो रहे हैं, उसके बाद कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। आज एसआईआर करने वाले तमाम बीएलओ ने कोलकाता में प्रदर्शन किया। तमाम विरोध के बीच बंगाल सहित 12 राज्यों में एसआईआर की प्रक्रिया जारी है, तो चुनाव आयोग पूरी पारदर्शिता के साथ इस काम में जुटा हुआ है। एसआईआर पर आर पार, बीजेपी और टीएमसी में तकरार, पश्चिम बंगाल में जारी है संग्राम, ममता का क्या है नया प्लान। पश्चिम बंगाल में एसआईआर को लेकर लगातार घमासान मचा हुआ है। जब से बंगाल में एसआईआर की शुरुआत हुई है, उसके बाद से ममता बनर्जी और उनकी पार्टी टीएमसी इसका विरोध कर रही है। टीएमसी के साथ कांग्रेस सहित इंडी गठबंधन के दल एसआईआर का विरोध कर रहे हैं। बीजेपी इंडी गठबंधन के दलों द्वारा एसआईआर के विरोध पर हमलावर है और टीएमसी पर आरोप लगा रही है कि ममता दीदी घुसपैठियों के साथ खड़ी हैं और देश विरोधी एजेंडा चला रही हैं। संवैधानिक प्रक्रिया को बाधित करने का, संवैधानिक प्रक्रिया को प्रभावित करने का, और स्पष्ट शब्दों में कहें तो घुसपैठिए संदिग्ध वोटरों के माध्यम से सत्ता को हड़पने का यह जो षड्यंत्र चल रहा है,
कहीं ना कहीं इस प्रकार के दल उनका समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं और देश की प्रबुद्ध जनता इन सारे विषयों को देख रही है। जहां बंगाल में एसआईआर का विरोध हो रहा है तो बंगाल से हजारों की संख्या में अवैध घुसपैठियों के वापस बांग्लादेश जाने की तस्वीर भी सामने आ रही है। तो बहुत से घुसपैठियों ने कैमरे पर स्वीकार किया कि वो कैसे गलत तरीके से भारत में दाखिल हुए और अवैध दस्तावेज भी हासिल कर चुके थे, लेकिन एसआईआर की प्रक्रिया के बाद वो वापस बांग्लादेश जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल के सीमावर्ती जिलों पर बने हालात का जायजा लेने के लिए बंगाल के राज्यपाल ने वहाँ जाने की बात कही है। Migrants will be tolerated in India. We have our own rules and regulations. We have the border security force to check it. We'll certainly see that Indians live in India and also those who are allowed to be here. Illegal immigration is resented and will be strongly resented, and the BSF is strong enough to guard our borders against this. वहीं संदेश खाली में तृणमूल कांग्रेस के ब्लॉक लेवल एजेंट BLA जमीरुल इस्लाम मुल्ला को गिरफ्तार कर लिया गया है। जमीरुल पर एक ब्लॉक लेवल ऑफिसर BLO को जान से मारने की धमकी देने का आरोप है। अधिकारियों के अनुसार जमीरुल इस्लाम मुल्ला ने BLO को फोन पर धमकी दी थी कि यदि उनके 97 वर्षीय चाचा का नाम वोटर लिस्ट से हटाया गया तो इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। इस बीच पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक बार फिर से मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को चिट्ठी लिखकर एसआईआर की प्रक्रिया में कई प्रावधानों पर अपनी आपत्ति जताई है। इससे पहले भी ममता बनर्जी चुनाव आयुक्त को चिट्ठी लिखकर एसआईआर को रोकने की बात कह चुकी हैं। इस बीच बंगाल में एसआईआर के शुरू होने के बाद से कई वीडियो और ऑडियो क्लिप वायरल हो रहे हैं, जिनमें सत्तारूढ़ टीएमसी से जुड़े नेता एसआईआर के काम में लगे BLO पर दबाव बना रहे हैं और गलत वोटों की एंट्री कराने का काम कर रहे हैं। इस बीच बंगाल में एसआईआर के काम में लगे तमाम BLO ने कोलकाता में मुख्य चुनाव आयुक्त के ऑफिस के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया और अपनी समस्याओं को चुनाव आयोग के सामने रखा। Definitely, the work of the BLOs is very hard because they have to go to each and every place. They have to collect the forms, give the forms, digitize the forms. It is not an easy task. So BLOs are putting their level best in the entire thing. And regarding the politics aspect, but I can't comment on that. You yourself have said. बंगाल ही नहीं बल्कि देश के 12 राज्यों में एसआईआर की प्रक्रिया जारी है, जिसको लेकर विपक्षी दलों के कई नेताओं ने एसआईआर को रोकने की मांग की है तो किसी ने इसे टालने की बात कही। लेकिन बीजेपी ने एसआईआर जैसी संवैधानिक प्रक्रिया को रोकने के लिए विपक्षी नेताओं द्वारा अपनाए जा रहे हथकंडों पर सवाल खड़े किए हैं। एसआईआर किस उससे करते हैं, इसमें पूरा समय और ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए तो उसका लाभ है, ताकि कोई वोट किसी से वंचित ना रहे, सबकी वोट बने जो उनका अधिकार है और गलत वोट किसी ना कटे। राहुल जी सवाल उठा रहे हैं, लेकिन एसआईआर कितना आवश्यक है हर दृष्टिकोण से लोकतंत्र की मजबूती के लिए भी विपक्ष की जो पार्टियां हैं वह तुष्टिकरण के नीति के तहत उनको सपोर्ट कर रही है, जो देश हित में नहीं है, युवा हित में नहीं है। बिहार में एसआईआर पर भले ही विपक्षी दलों ने सवाल खड़े किए थे, लेकिन बिहार की जनता का समर्थन विपक्षी दलों को नहीं मिला। अब बंगाल एसआईआर के मुद्दे पर नया सियासी अखाड़ा बन गया है और इंडी गठबंधन के दल वहां एसआईआर को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी ने इसे संवैधानिक प्रक्रिया को रोकने की कोशिश और देश विरोधी काम बताया है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो इसी बड़ी सियासी खबर पे आगे हम चर्चा भी करेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, बहुत जल्द हाजिर होते हैं। किसी की मेहनत से, किसी की सोच से, किसी के जोश से, किसी के प्रयास से और हर श्रमिक के योगदान से बन रहा है आत्मनिर्भर भारत। श्रमेव जयते आज देश का मंत्र बन रहा है और इन 4 श्रम संहिताओं से हर श्रमिक होगा सशक्त और सुरक्षित। 29 पुराने कानूनों का संयोजन, हर श्रमिक को न्यूनतम वेतन और समय पर भुगतान का अधिकार, संवाद, स्थिरता और उद्योगों में विकास का संतुलन, हर श्रमिक के जीवन में सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित, हर कार्य स्थल पर सुरक्षा और समान अवसर। नई श्रम संहिता सिर्फ कानून नहीं है, ये है लेबर रिफॉर्म्स, आत्मनिर्भर भारत के लिए। खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी
अमूल दूध पीता है इंडिया। एक कपिला। अरे भाई सब एक ही जैसा होता है। ये लो साधारण पशु आहार। इस देश की हर माँ, बच्चे, बूढ़े, जवान, खिलाड़ी, डॉक्टर, इंजीनियर, सबको गाय भैंस की दूध की शक्ति पर भरोसा है। पर जब इन पशुओं को कपिला पशु आहार मिलेगा, तभी तो दूध सिर्फ ज्यादा ही नहीं, शक्ति से भरपूर भी होगा। और ये सच जानते हुए चंद पैसों के लिए तुम देश का भरोसा तोड़ दो। कपिला पशु आहार, देश का नंबर 1 पशु आहार। तीनों कॉलेज में डोंट वरी। फीस तो देखो। क्या हाल है? क्या हुआ? हाँ, फीस की टेंशन। राहुल का बैंक अकाउंट तो है ही। रास्ता क्लियर। बैंक से जरूरत भर के हिसाब से स्टूडेंट एजुकेशन लोन इजीली मिलेगा और उसमें भी 4 लाख रुपए तक। नो कोलैटरल। वो कहाँ है? मिठाई। आरबीआई कहता है करो से ही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट। पता है लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कॉल सेंटर का स्टेडी जॉब क्यों छोड़ा? आई वांटेड मोर आउट ऑफ लाइफ। बस मैंने अपना स्टार्टअप शुरू किया। जानना चाहोगे कैसे? देन स्टार्ट अप योर ओन बिजनेस एज एन LIC एजेंट। यहाँ सब कुछ है। ग्रेट प्रोडक्ट्स, जीरो इन्वेस्टमेंट, लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन एंड अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज। तो क्या आप तैयार है? LIC एजेंट बनो। अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। और ब्रेक के बाद अब हम चर्चा करेंगे SIR के मुद्दे पर छिड़ी सियासत की। तो इससे जुड़ा है आज का हमारा विशेष। SIR पर बढ़ी रार, सियासी वार पलटवार लगातार तेज होता जा रहा है इस मुद्दे को लेकर। और इस विषय पे बात करने के लिए हमारे साथ में खास मेहमानों का पैनल मौजूद है। अनुरुद्र प्रताप सिंह जो कि भाजपा के प्रवक्ता हैं, भास्कर सिन्हा रॉय जो कि नेता हैं TMC के, वरिष्ठ पत्रकार शेखर अय्यर और मेरे सहयोगी संवाददाता सौरभ दत्ता कोलकाता से हमारे साथ मौजूद है। आप चारों का स्वागत है। सौरभ, जल्दी से आपसे शुरुआत करते हैं क्योंकि BLO को आज जबरदस्त प्रदर्शन देखने को मिला। उसके बाद चुनाव आयोग के माध्यम से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई। क्या रहा प्रदर्शन में और क्या निकला चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस से? बड़ी बात क्या थी? जल्दी से सौरभ। देखिए, BLOs जो यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे थे वो BLOs थे, एकांश थे। BLO अधिकार रक्षा कमेटी, ये सारे BLOs नहीं थे, एक मंच था। और जो BLOs यहाँ पे थे, जब हम इन्होंने बात किया तो साफ तरीके से उन्होंने कहा जो CM ममता बनर्जी का स्टैंड है वही उनका स्टैंड है। उसी को लेके उन्होंने ये यहाँ पे वो विरोध दिखाए। और उसके बाद जब CEO ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया तो पहली बात वो है, आज जो CM ने जो चिट्ठी लिखा है, जो पहली एक पॉइंट था, इस पॉइंट को लेके जो शनिवार को यहाँ के CEO के ऑफिस की तरफ से एक निर्देशिका जारी किया गया था जिसमें लिखा है कि कोई भी कॉन्ट्रेक्चुअल जो डेटा एंट्री ऑपरेटर्स है वो SIR के काम में उनको नियुक्त ना किया जाए। CM का कहना था कि ऐसा क्यों? तो CEO का कहना है कि जब बिहार के आधार कर रख के इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कहा था कि डेटा एंट्री ऑपरेटर का जो है वो आप जैसे बिहार में 1000 मिले हैं वैसा ही आप एक टेंडर फ्लोट कीजिए और स्थायी तौर से कुछ डेटा एंट्री ऑपरेटर्स लीजिए। वो नवान्न ने जो राज्य सचिवालय है उसने मंजूर नहीं किया। तो इसके चलते CEO का कहना है कि ये सारी बातें इलेक्शन कमीशन का है। इलेक्शन कमीशन के गाइडलाइन को मानते ही वो काम कर रहे हैं। और BLOs के ऊपर प्रेशर के मामले में वो उनका कहना है कि ऐसे भी BLOs है जो सही तरीके से काम कर रहे हैं। किसी भी BLOs को अगर उनकी कोई मेडिकल ग्राउंड है तो उनको चेंज करने के लिए CEO का अप्रूवल नहीं चाहिए। DEO यानी DM के अप्रूवल के जरिए ERO भी ऐसा कर सकते हैं। और उनका ये भी कहना है कि 20 दिन ऐसा चल रहा है, एक भी BLO को कमीशन ने आज तक सस्पेंड नहीं किया, क्योंकि सस्पेंड करना कमीशन का उद्देश्य नहीं है। कमीशन का उद्देश्य है SIR का जो स्पिरिट है उस स्पिरिट को रख के काम हो। अगर उस ठीक है सौरभ, आप जो बात कर रहे हैं वो अपने आप में बात स्थापित हुई। भास्कर रॉय सिन्हा जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, नेता TMC की। भास्कर जी, सवाल यही है कि TMC विरोध क्यों कर रही है और विरोध के पीछे की वजह भी को लेकर सियासत तो अलग है, लेकिन जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो भी अपने आप में बहुत कुछ बयां करती हैं। आज एक आपके पार्टी से जुड़े BLA को गिरफ्तार भी किया है पुलिस ने, तो ये भी दिखाता है किस प्रकार का एक दबाव बनाने की कोशिश BLO पे की जा रही है। भास्कर जी, देखिए, इलेक्शन कमीशन राज्य सरकार के साथ कोई आलोचना नहीं किया था, ये लागू कर दिया। और क्या क्या हो रहा है ग्राउंड लेवल पर
इसको बारे में कोई उनका कोई अंदाज नहीं है। अब बीएलए छोड़िए, बीएलए लोग आज प्रदर्शन क्यों किया, क्या तकलीफ हो रहा है, उनको क्या कहा जा रहा है? जब उनके पास कोई आदमी नहीं है, इलेक्शन कमीशन का अपना आदमी नहीं है, जब दूसरे आदमी को लेके काम करवाना है, कर रहे हैं उन्होंने, राज्य सरकार के साथ कोई बात नहीं किया और ग्राउंड लेवल में लोग खुदकुशी कर रहे हैं, बीएलओ खुदकुशी कर रहे हैं, नौकरी छोड़ रहा है, ये सब कर रहा है। तो इसका कारण यह है कि काम जो दिया गया 1 महीने के अंदर, जैसे टारगेट दिया जाता है, आपका सेल्स टारगेट जैसे दिया जाता है, इतना सेल करो नहीं तो निकल जाओ, ये करो नहीं तो ये करो, कितना पॉसिबल है क्या नहीं है ये देखना चाहिए। अभी बोला जा रहा तो है, भास्कर जी ये विषय हो सकता है, ये आप जो कह रहे हैं बहुत सही बात है, ये विषय हो सकता है कि अगर काम का दबाव ज्यादा है पश्चिम बंगाल में, बाकी राज्यों में इस प्रकार की बातें नहीं है, तो अगर उस पर बात हो सकती है, लेकिन पूरी तरीके से इसका विरोध करना जो टीएमसी इसको कर रही है वो क्यों है? क्योंकि हम देख रहे हैं लगातार बड़ी संख्या में अवैध प्रवासी वापस भी तो जा रहे हैं इसी एसआईआर की प्रक्रिया से डर के। सुनिए, एसआईआर पे आप लोग गलत मत बोलिए। एसआईआर के साथ नागरिकता की कोई मतलब कोई रिलेशन नहीं है, बिल्कुल नहीं अगर है, कोई बिल्कुल नहीं है, ठीक बात है। बॉर्डर क्या खुला है, कोई भी आ सकता है, कोई भी जा सकता है, बांग्लादेश से आ रहा है, बांग्लादेश से जा रहा है, तो बीएसएफ सर लगातार तस्वीरें आ रही हैं कि बांग्लादेश से आए हुए अवैध प्रवासी वापस जा रहे हैं, मतलब ये तस्वीरें लगातार आ रही हैं सर, इसको कैसे झुटला रहे हैं आप? सुनिए, अगर मान लीजिए कोई बांग्लादेशी वहां पर है, तो एसआईआर, अगर एसआईआर में उसका नाम नहीं है, क्या उसको पकड़ा जाएगा, क्या डिटेंशन कैंप में डाला जाएगा? एसआईआर के साथ सर उसके बाद भी जा रहे हैं, उसके बाद भी जा रहे हैं, सवाल तो यही है ना कि उसके बाद भी जा रहे हैं, मतलब उनको लग रहा है कि उनके ऊपर खतरा है, वो लगातार ऑन कैमरा ये रिकॉर्ड में तमाम बातें आई हैं। ठीक है सर, मैं आता हूं आपके पास में। अनिरुद्ध जी सवाल ये है कि जो एसआईआर की प्रक्रिया बंगाल में चल रही, भास्कर जी आता हूं मैं आता हूं आपके पास में। अनिरुद्ध जी सवाल ये है कि जो प्रक्रिया चल रही है उसका अगर बीएलओ लगातार विरोध कर रहे हैं तो सवाल उठता है कि भाई इसमें क्या शिथिलता होनी चाहिए, क्या बदलाव होना चाहिए ताकि वो दबाव ना रहे, उसको लेकर क्या कहेंगे अनिरुद्ध जी? आर्येंद्र जी, मैं सबसे पहले बिहार के चुनाव को 10 सेकंड के लिए यहाँ पे डिस्क्राइब करूंगा। जब बिहार में एसआईआर शुरू हुआ तो इंडिया अलायंस के सारे पार्टनर एसआईआर को लेके तमाम विरोध, धरना प्रदर्शन, ये नारे वो नारे किए। 65 लाख लोग वहां से जब डिलीट होते हैं तो एक भी सिंगल इनके इंडिया अलायंस का पार्टनर ना कोर्ट में जाता है, ना इलेक्शन कमीशन के जाता है। जब फाइनल लिस्ट आ जाती है उसके बावजूद भी नहीं जाते हैं। जब एग्जिट पोल आ रहा होता है तो डंके की चोट पे कहते हैं कि हम चुनाव जीतेंगे। उसके बाद 4 घंटे पहले तक कहते हैं कि हमारी सरकार बन रही, सब कुछ बन रही है। जैसे वहां पे एनडीए अलायंस की सरकार बनती, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती, तैसे कहते हैं अरे साहब वहां तो वोटर लिस्ट में गड़बड़ी हो गई, ये हो गया, वो हो गया। सेम स्क्रिप्ट पे ममता बनर्जी जी काम कर रही हैं। आप ये देखिए, जब बिहार में एसआईआर की सुबुगाहट हुई, मुर्शिदाबाद इनका बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है, वहां पे 70 साल से 60 साल का जो व्यक्ति है वो व्यक्ति जन्म प्रमाण पत्र बनवा रहा था। बड़ी ताजुब की बात है। अरे भैया, जब तुम्हारा नाम एसआईआर में 2003 या 2002 के एसआईआर में आपका नाम था तो जन्म प्रमाण पत्र की जरूरत क्या है? लेकिन आप स्क्रिप्ट देखिए कि वो लोग जन्म प्रमाण पत्र बना रहे हैं। आज टीवी चैनल्स पे दिखाए जा रहे हैं कि घुसपैठिया किस तरीके से घुस के आए हुए थे और किस तरीके से प्रवासी बन के बाहर निकल रहे हैं। तो जो ममता बनर्जी ने घुसपैठियों के आधार पर, लेकिन अनिरुद्ध जी वो ये कह रहे हैं कि बीएलओ पे दबाव बहुत है, वो आप उस प्रक्रिया को ठीक करवाइए, वो ये कह रहे हैं आप लोग सरकार में। बीएलओ पर दबाव नहीं है, बीएलओ पर कोई दबाव नहीं है। वहां पे 1 लाख से ज्यादा बूथ लेवल ऑफिसर्स काम कर रहे हैं। बीएलओ कर्मचारी कौन है? वो तो ना भारत सरकार का डायरेक्ट कर्मचारी, तो वही तो प्रदेश सरकार का कर्मचारी है। तो कहीं ना कहीं एक स्क्रिप्टेड ड्रामा रहता। ममता बनर्जी की चिट्ठी लिख रही, ये कर रही, कुछ दिन बाद कहेंगे एसआईआर खराब है। एसआईआर में हो क्या रहा भाई? केवल एडिशन हो रहा, डिलीशन हो रहा, उसका अपग्रेडेशन होकर ड्राफ्ट लिस्ट आ जाएगी। जो 2002 में थे भाई, कुछ लोगों की डेथ हो गई, कुछ लोग नए पैदा हो गए, कुछ लोग 18 साल हो गए, कुछ लोग गवर्नमेंट एम्प्लॉय इधर उधर ट्रांसफर हो गए। इसमें ममता बनर्जी को दिक्कत, ठीक है, दिक्कत क्या है शेखर अय्यर जी? ठीक है शेखर अय्यर जी, सवाल ये है कि क्या ये महज राजनीतिक विरोध है या सच में अपने आप में इस प्रक्रिया को लेकर कुछ अपने आप में सुधार की जरूरत है? लेकिन तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ बयां कर रही हैं बंगाल से जो आ रही हैं। शेखर जी। बिल्कुल आरेंद्र जी, 2 बातें हैं इसमें। एक तो पहली बार एसआईआर एक टेक्नोलॉजी के साथ काफ़ी विस्तार पे काम हो रहा है। इसको लेकर कई बीएलओ समझ नहीं पा रहे हैं। कुछ लोगों को लगता है कि काम बढ़ गया है, स्ट्रेस है और उनकी और तालीम चाहिए और गाइडेंस चाहिए, वो एक बात है। लेकिन दूसरी बात हमें समझना चाहिए, ये जितने आप सुन रहे, केरल से भी अभी एक केस था जहाँ पे वो छोड़ के जाना चाहते थे, फिर वहाँ के सीईओ ने उनसे बात किया।
कि एक कोस्ट है, लेकिन बंगाल में जो हो रहा है और तमिलनाडु में भी और केरला में भी मैं कह सकता हूँ, दो चीजें हो रही है। एक दबाव आ रहा है बूथ लेवल ऑफिसर्स पे, जो सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस पार्टी है, उनके नेता उस ब्लॉक लेवल पे उन पर दबाव डाल रहे हैं। और दूसरी बात, ममता खुद विरोध कर रहे हैं, भाई जो मृत्युओं को नाम मत हटाओ। मतलब जो लोग मर चुके हैं, जिनकी डेथ सर्टिफिकेट हिसाब से बनाया गया है, वहां पे वो विरोध कर रहे हैं कि भाई इनको किसी को नाम मत हटाओ। तो ये कहीं ना कहीं इनका डर है जी कि अगर जो वोटर लिस्ट का अगर उसका संशोधन होगा, उनको कोई नुकसान हो जाएगा जी। जब अभी देखे, अभी 5-6 महीना है, बिहार में तो कम समय में हुआ था, अब यहाँ पे तो बहुत समय है, अभी 5-6 महीने है। मैं यही कह रहा हूँ भाई, जहां पे बूथ लेवल ऑफिसर्स की तकलीफ हो रही है, अभी इलेक्शन कमीशन ने जैसे केरल में शुरू किया है, बूथ लेवल ऑफिसर्स के साथ बात करके क्या दिक्कत है बताओ, क्या आपको करना है, अगर आपको नहीं करना है वो भी बता दीजिए, हम और कहीं से अफसर डिप्यूट करेंगे। ठीक है जी। सौरभ, जल्दी से इस बात को, क्योंकि आपने लगातार ग्राउंड फील्ड पे रिपोर्टिंग भी की है, बड़ी संख्या में एक तो हमें अवैध लोग जाते नजर आ रहे हैं, आपके द्वारा आपने तस्वीरें भी दिखाई हैं। दूसरा चीज ये, बीएलओ लगातार जिस दबाव की बात कर रहे हैं, ये दबाव है किसका, इसको लेकर कोई खुलासा? सौरभ देखिए, पहले बात ये बता दूं कि जब मैं स्वरूप नगर हाकिमपुर पोस्ट, जहाँ पे ये बांग्लादेशी वहां पे जमात करके रहते हुए थे, जब हमने उनसे बात किया, उनका कहना क्या था? उनका कहना था कि अभी हमको फ्री में जाने को मिल रहा है, कोई हमारे खिलाफ व्यवस्था नहीं ले रहे, तो जैसे हम आए थे वैसे हम जाना चाहते हैं, क्योंकि हमारे पास कागज नहीं है। जो कागज मांग रहे हैं वो कागज हम दिखा नहीं सकते, क्योंकि वो हो भी नहीं सकता उनके पास। तो वो उनका खुद का कहना है। दूसरी तरफ बीएलओ के ऊपर दबाव, बीएलओ का दबाव का पहला पॉइंट क्या है? वो कह रहे हैं कि बहुत कम समय में उनको ये काम करना पड़ रहा है, इंटरनेट स्लो है, बहुत सारे बूथ लेवल पे बहुत सारे वोटर्स है, लेकिन कितने वोटर्स है? एक एक बूथ में 1000 वोटर्स है। अगर उससे ज्यादा कुछ वोटर्स है तो आज ही सीईओ मनोज कुमार अग्रवाल ने स्पष्ट किया है, ये निर्देश दिया गया है, स्टैंडिंग निर्देश है कि वो लोग बीएलओ को असिस्ट करने के लिए और एक बीएलओ अपॉइंट कर सकते हैं, मतलब एक बूथ के हिसाब से 2 बीएलओ कर सकते हैं, और ये ईआरओ और डीईओ को वो दिया गया है, वो पावर दिया गया है। और दूसरी बात, और एक बात है आरेंद्र, एक डॉक्टर सरकारी अस्पताल में लगातार 40 घंटे काम करते हैं। ठीक बात है, बिल्कुल। और इस प्रकार की प्रक्रिया में भी एक लंबा काम हो सकता है। थोड़ा सा समय सीमित है भास्कर जी, जल्दी से, क्योंकि विरोध इसलिए भी क्या टीएमसी कर रही है कि एक वोट बैंक के खिसकने का एक बड़ा डर दिखाई पड़ रहा है। भास्कर जी शायद आप म्यूट पे, आपकी आवाज नहीं आ रही। नहीं, हेलो जी, अभी आ रही है, हाँ, आपकी आवाज आ रही है, आ रही, यस प्लीज बोलिए। हाँ, इसमें देखिए, आप जो बोल रहे हैं ना, ये देखिए, वोटर लिस्ट सही ढंग से बने, ये हम लोग भी चाहते हैं, लेकिन प्रोसीडियर जो फॉलो किया जा रहा है, उसमें तकलीफ हो रहा है। अब बताइए, बांग्लादेशी लोगों को क्या बांग्लादेशी है नहीं है ये देखने के लिए एसआईआर किया जाता है? अब बांग्लादेशी लोग भाग रहे हैं, कहां क्या कर रहे हैं ये हमें मालूम नहीं है। अगर बांग्लादेशी लोग यहाँ भी रह भी जाए, एसआईआर तो कुछ नहीं है, और इसी हिसाब से सर आप कह रहे हैं कि रह भी जाए, मतलब आप ये कह रहे हैं कि अगर रह भी जाए, मतलब आप शायद क्या बोलने दीजिए प्लीज। नहीं, आप ही को सुन रहा हूँ सर, मुझे ये लगा, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ। भास्कर जी, क्या आपने ये कहा कि अगर बांग्लादेशी यहाँ रह भी जाए? एग्जाम्पल है इनके लिए। अनुज जी एक सेकंड, भास्कर जी मैं आप ही से पूछ रहा हूँ, क्या आपने, हाँ भास्कर जी, क्या आपने ये कहा कि अगर क्या बांग्लादेशी यहाँ रह भी जाए, मतलब उसके रहने की दिक्कत नहीं है? अरे बोलने दिए, 4 बार आपने टोका। जी, मैं आप ही से पूछ रहा हूँ। ये काम है बीएसएफ का, क्योंकि कोई भाग नहीं सकता, इसको अरेस्ट करके इसको पूछबैक करना चाहिए। ऐसे ही कोई घुस जाता है, ऐसे ही कोई भाग जाता है, ऐसे हो सकता है? अगर कोई बांग्लादेशी यहाँ पर घुस गया है, उसको अरेस्ट काहे नहीं किया? क्यों बीएसएफ उसको अरेस्ट करके उसको कोर्ट से उसको पूछबैक करने का एक नियम है? सर ये राज्य सरकार की पुलिस का दायित्व भी था। अगर बीएसएफ की जिम्मेदारी है, अगर वो अंदर आ गया तो आपकी राज्य पुलिस का भी दायित्व है। अगर वो जा रहा है तो इसमें रुक जाए ये कह देना, मतलब आपको लगता है कि अगर बांग्लादेशी रुक भी जाए तो क्या? ये तो दिखाता है कि आप सिंपैथाइज हो रहे हैं। अगर अनुज जल्दी से, हाँ थोड़ा समय सीमित है। पहली चीज तो मैं ये क्लियर करना चाहूंगा कि बार बार ये कहा जाता है कि घुसपैठी घुसते कई जगह पे बंगाल के अंदर सरकारी जमीनें नहीं, क्योंकि जमीन का मामला राज्य सरकार का होता है, कई जगह पे जमीन उन्होंने नहीं दिया, इसलिए फेंसिंग लगाई नहीं जा रही है। दूसरी, भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने यह कहा था कि 50 किलोमीटर अंदर तक हम जाके
उसमें स्क्रूटनी कर सकते हैं, लेकिन बंगाल सरकार ने उस पर ऐतराज किया कि नहीं स्क्रूटनी का हमारी स्टेट पुलिस करेगी। स्टेट पुलिस तो ऐसी काम कर रही है कि मुर्शिदाबाद के अंदर 80% डेमोग्राफी चेंज हो जाता है। 70 साल का व्यक्ति अपना जन्म प्रमाण पत्र बना रहा और यही राज्य सरकार उसको अथराइज कर रही है कि नहीं वो यहाँ पे, अरे भाई जिसका 2002 के SIR में नाम होगा उनका कहां से नाम आ उनको जन्म प्रमाण पत्र की क्या जरूरत है? जन्म प्रमाण पत्र वही व्यक्ति बनवा रहा है जो कि भारत में नहीं रहा होगा 70 साल की उम्र में। ये तो साफ है। मुर्शिदाबाद तो क्लासिक एग्जांपल है, मालदा क्लासिक एग्जांपल है। ठीक है शेखर जी, सवाल ये है कि SIR सिर्फ वोटर लिस्ट की शुद्धि को लेकर नहीं, बल्कि अपने आप में देश के मतदाता उसमें रहें, और ये राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ भी सीधे तौर पे मामला आ जाता है कि भाई गैर आदमी जो देश का नहीं है वो क्यों चुनेगा किसी को? शेखर जी। बिल्कुल आरेंद्र जी, इलेक्शन कमीशन का दायित्व बनता है कि वोटर लिस्ट में वही रहे जो भारतीय नागरिक है, क्योंकि कानून वही कहता है। दूसरी बात, जो लोग जिस चुनाव क्षेत्र से हैं वहां के परमानेंट रेजिडेंट होना चाहिए, या वहां के जो मतलब यूजुअल रेजिडेंट या नॉर्मल रेजिडेंट होना चाहिए, ये कानून कहता है। लेकिन पश्चिम बंगाल में सत्ताधारी पार्टी, यही पार्टी जब विपक्ष में थी, यही पार्टी ने वाम दलों को, जब लेफ्ट पार्टीज बंगाल में शासन कर रहे थे, उन पर यही आरोप लगा रहे थे। मतलब देखिए, सब पार्टी को तो ये तो मानना चाहिए कि जो भी वोटर लिस्ट है वो अपडेटेड होना चाहिए, करेक्टेड होना चाहिए। जो लोग वहां स्थानीय लोग नहीं है, जो मर चुके हैं, उनका नाम क्यों रहना है? जी, क्योंकि जब किसी निरंतर प्रक्रिया है, ये आप जानते नहीं है, निरंतर प्रक्रिया है। बिल्कुल सर, निरंतर प्रक्रिया है, लेकिन इसका फिर विरोध क्यों हो रहा है? सवाल यही उठ रहा है कि अगर 12 राज्यों में ये प्रक्रिया चल रही है तो बंगाल से ही इतना इसका विरोध क्यों? क्या ये विरोध सिर्फ राजनीतिक है? फिलहाल वक्त की अनुमति दे रहा है। आप चारों का बहुत बहुत शुक्रिया इस विषय पे विस्तार से बात करने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक उस पार जब वापस आएंगे तो आपको दिखाएंगे कि खबर जल्दी जल्दी में कौन सी है आज की बड़ी राष्ट्रीय खबर। दिल्ली में श्री गुरु तेग बहादुर जी की 350वीं शहीदी दिवस का आयोजन। बहादुर जी की शहादत को नमन। संग्रहालय में दुर्लभ चित्र और दस्तावेज बताएंगे श्री गुरु जी की गाथा। लाइट एंड साउंड शो में उभरेगा उनका अदम्य साहस और बलिदान। टेंट सिटी और 24 घंटे लंगर का पूर्ण इंतजाम। श्री गुरु तेग बहादुर जी के जीवन से मिलता धर्म और इंसानियत का पैगाम। आइए जुड़े उनके जीवन आदर्श के सम्मान में 23 से 25 नवंबर लाल किला मैदान में। आप सभी इस पवित्र आयोजन का हिस्सा बने, गुरु साहब के चरणों में नमन करें और उनके अमर संदेश मानवता, त्याग और सद्भावना को अपने जीवन में अपनाएं। सारियानु जी आयानु। पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित भारत। इच्छाओं की कोई उम्र नहीं होती, आज हो या कल आंखों में हरदम चमकती, कल भी रहे आज के ठाट, ना हो टेंशन रिटायरमेंट के बाद, हाँ करनी है तैयारी NPS जरूरी है। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। आ जाओ। यस पापा। जिंदगी किसी के लिए नहीं रुकती, हम भी आपको कहां रुकने देंगे। जिंदगी के हर मोड़ पर LIC है तो इंश्योर्ड है। LIC हर पल आपके साथ। गोल्डी
गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। और न्यूज नाइट के अंत में आपको छोड़ जाते कुछ और राष्ट्रीय महत्व की खबरों के साथ फटाफट अंदाज में आप देखिए इन खबरों को। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज हरियाणा के कुरुक्षेत्र पहुंचे, जहां उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में हिस्सा लिया। रक्षा मंत्री ने इस दौरान श्रीमद् भगवत गीता के सार पर जोर देते हुए कहा कि गीता का ज्ञान आज दुनिया की हर समस्या का समाधान है। उत्तर प्रदेश के शामली को रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 2 नई ट्रेनों की सौगात दी, जिससे इलाके में रोजगार और विकास के नए अवसरों के पैदा होने की उम्मीद है। रेल मंत्री ने दिल्ली टू शामली और दिल्ली शहादरा टू शामली ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव और केंद्रीय राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने बड़ौत में स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन किया। इस सेंटर से बड़ौत और आसपास के क्षेत्रों के युवाओं को स्किल बढ़ाने के मौके मिलेंगे। इस स्किल सेंटर में कंस्ट्रक्शन, इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी के लिए मुफ्त प्रशिक्षण दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में सुरक्षा बलों को नक्सल मोर्चे पर एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, जहां आज 48 लाख रुपए के इनामी 15 माओवादियों ने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। आत्मसमर्पण करने वाले में 5 महिला और 10 पुरुष माओवादी शामिल हैं। किसानों की आय में वृद्धि के उद्देश्य से फेडरेशन ऑफ होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने FPO हॉस्पिटैलिटी एंड फॉर्मेस बेनिफिट समिट 2025 का आयोजन किया। यह कार्यक्रम होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ नॉर्दर्न इंडिया और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के सहयोग से आयोजित किया गया। अहमदाबाद के इसनपुर इलाके में प्रशासन ने बड़े पैमाने पर अतिक्रमण विरोधी अभियान चलाया, जिसमें लगभग 40 साल पुराने अवैध निर्माणों को हटाया गया। नगर निगम ने कार्रवाई के दौरान 20 हिताची और 20 JCB मशीनों का इस्तेमाल कर करीब 1000 अनधिकृत ढांचों को ध्वस्त किया। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के मौके पर त्रिपुरा के अगरतला में एकता मार्च का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री माणिक शाह ने एकता मार्च को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। त्रिपुरा सरकार के युवा एवं खेल विभाग द्वारा इस मार्च का आयोजन किया गया है। उत्तराखंड के टिहरी जिले में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। कुंजापुरी के पास एक बस गहरी खाई में गिरने से 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हो गए। हादसे के वक्त बस में 28 यात्री सवार थे। राष्ट्रीय महिला आयोग ने हिंसा, उत्पीड़न या किसी अन्य तरह की मुश्किल का सामना करने वाली महिलाओं के लिए हेल्पलाइन शुरू की है। पीड़ित महिलाओं को तुरंत सहायता पहुंचाने के लिए 24 घंटे ये शॉर्ट कोड हेल्पलाइन 1400-490 काम करेगी। न्यूज नाइट के प्रायोजक थे